नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सीडीपी के पीआरटी से प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न साथियों, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है साथियों। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा योग्यता जो है सुधार्य है, यानी उसको सुधारा जा सकता है। तो सेकेंड के साथ इस प्रश्न का हमारा आंसर जाने वाला है और ये प्रश्न 31 जनवरी 2021 के पीआरटी के पेपर में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये है आपका, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र या फिर बारंबार परीक्षाएं। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। अब ये पूछा गया है कि कब कठिनाई होती है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में जब प्रस्तुत किया गया हो तब उन्हें कठिनाई होती है। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, अधिगम को सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय। देखिए सर्वोत्तम अवस्था पूछा गया तो उसमें भय नहीं होना चाहिए। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चों की भूमिका होती है। यह भी गलत पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं या फिर बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वाइगोस्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन या फिर आत्म केंद्रिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वनियमन, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न को देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो प्रश्न सकारात्मक है, ऑप्शन को ध्यान में देखना है। विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित भी नहीं करना है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। यानी कि सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर या फिर केवल पर्यावरण पर। तो केवल वाले ऑप्शन हमको आंसर नहीं लगाना है,
प्रश्न हमारा सकारात्मक है, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो भेदभाव को कहाँ कम करेगा, ये तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि इनके पिताजी, रोहन के पिताजी कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं, यानी कि ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या फिर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके। देखिए, मौके और अवसर, अगर ये शब्द ऑप्शन में दिखे और प्रश्न आपका सकारात्मक हो तो वहाँ पर आंसर लगाइए, वो आपका सही हो जाएगा। तो फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे, जो कि सकारात्मक ऑप्शन है और प्रश्न भी सकारात्मक पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, या फिर छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है साथियों। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। अगला ऑप्शन है, विद्यालय समाजीकरण की एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ये है और आगे भी ऑप्शन इसको भी देख लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, विद्यालय प्राथमिक कारक नहीं है, और समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, ये भी नहीं है। परिवार ही प्राथमिक कारक होता है समाजीकरण का, यानी कि जहाँ पर बालक का जन्म होता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार जो है समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और प्रथम उसका विद्यालय उसका परिवार ही होता है एक बालक का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। जहाँ भी केवल, मात्र ही ऐसे ऑप्शन देखिए और प्रश्न सकारात्मक हो, उसको आंसर नहीं लगाना है, कभी भी वो आंसर गलत हो सकता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या फिर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो जो बुद्धिमत्ता है इसकी विभिन्न दशाएं हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलेंगे ऑप्शन अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन वहाँ पर सही होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के रिक्त स्थान चरण को दर्शाता है, यानी किस चरण को दर्शाता है, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथापूर्व, प्रथागत, या फिर उत्तर प्रथागत। तो ये हो जाएगा साथियों प्रथागत
नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। थर्ड के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? साथियों, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इसका सही जवाब होगा, जो विकास होता है वह बहुआयामी होता है। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अब हम लोग पूरे ऑप्शन देखेंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 10 मिनट में हम लोग मात्र 15 क्वेश्चन ही देख पाए हैं, तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं और केवल आंसर ही देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान के महत्व पर जोर देता है, यानी किसके महत्व पर जोर देता है? तो यह सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? तो साथियों, यह वर्णित करते हैं स्कीमा यानी मनोबंधन के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो साथियों, सही जवाब होगा विचार सोच में केंद्रीकरण। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो सही जवाब होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास दर है वह सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त होता है, इस क्रम में होता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार से देखा जाना चाहिए, बाधा के रूप में नहीं, असफलता के रूप में नहीं, मापदंड बनाने के रूप में नहीं। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में जोर होना चाहिए कि हर बच्चे के सामर्थ्य के अधिकतम करने के लिए अवसर, मैंने बताया था पिछले प्रश्न में, अवसर मौका जहाँ भी दिखे सकारात्मक प्रश्न है, आंसर लगा दीजिए। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब पूछा गया है क्या नहीं करना चाहिए। अब हम निगेटिव वाला ऑप्शन यहाँ पर आंसर के लिए ढूंढेंगे। शिक्षाशास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, तो ये सभी सकारात्मक है। उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, सभी सकारात्मक है। ऑप्शन फर्स्ट नकारात्मक है, जटिल दिया गया है। जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या नहीं करना चाहिए पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सृजनात्मकता के पहचान का प्रमुख जो लक्षण है वह है अपसारी चिंतन। आंसर लगाएंगे थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापकों को
तो यहाँ पर प्रश्न सकारात्मक है तो हमको आंसर भी सकारात्मक ढूंढना है। देखिए रूढ़िबद्ध दिया गया है, ये नहीं होगा, टालना चाहिए, टालना भी नहीं है। और यहाँ पर दिया गया विविध विन्यासों का उदाहरण लेना चाहिए, थोड़ा सा सकारात्मक है। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे सटीक होगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। देखिए केवल वाला ऑप्शन हमने बताया था, तो केवल वाला ऑप्शन आपको नहीं लगाना है प्रश्न, क्योंकि सकारात्मक है। इसके आधार पर वह दंड मात्रा निर्धारित कर सकती है, दंड की भी बात नहीं की गई है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते, अलग भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर एक साथ शिक्षा दी जा रही है और एक साथ ही देना है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो देखिए यंत्रवत याद रखने पर जोर नहीं देना है, हमने बताया था, ना रटना है ना याद करवाना है। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। बच्चे को दंड देकर दंड भी नहीं देना है। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संज्ञान से इसका संबंध है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये सही है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये प्रभावशाली नहीं होता है। जो बच्चे शर्म करेंगे वो नहीं सीख पाएंगे और न ही टीचर से कुछ अपने विचार उनके समक्ष रख पाएंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा गया है। अनुकरण, नकल, दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। देखिए याद करने की बात की गई है हूबहू। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण का अवलोकन करना। तो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो साथियों ये थे सीडीपी के प्रश्न जो सीटेट में 31 जनवरी 2021 के पेपर में पीआरटी लेवल में पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।